सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2026 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आज हम इसके लिए स्टडीज लेकर आए हैं जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके इन चारों सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। ये एक हमारी सीरीज रहेगी स्ट्रेटजी की। इसमें हम बाद में ऐड ऑन कर देंगे चीज़ें, और इस सीरीज को हम सीपीओ की प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो स्टडीज से लेकर हो या फिर कंटेंट। कंटेंट के बारे में आपको मैं अभी बता देता हूँ कि कंटेंट मेरे पास इतना है कि आपको 4 या 10 साल भी लगा दोगे तब भी नहीं पढ़ा जाएगा। उस कंटेंट को हमें कंपाइल करना है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही वो कंटेंट बन के तैयार होता है, मैं अपने टेलीग्राम पर उसको अपलोड करवा दूंगा। बेसिकली कुछ बुक्स हैं और कुछ पीडीएफ्स हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड हैं, वो आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करवा दूंगा। जाके आप डाउनलोड कर लेना और ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लेना उनकी। वो आपके सिलेक्शन में बहुत काम आने वाली है। और ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, अपने दिमाग से बनाई है। ना मैंने किसी चैट जीपीटी या किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्स वाई जेड कोई से भी प्लेटफॉर्म का मैंने यूज़ नहीं किया है। ये आपको कंटेंट देखने के बाद में पता चल जाएगा, और लास्ट तक इस कंटेंट को आपको देखना पड़ेगा। बाद में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा। और इस कंटेंट में मैंने आपको सारी चीज़ें, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से इंसान क्या सोचता है, कैसे उसको दिमाग काम करना चाहिए मैथ्स को लेकर। क्या वो सोचता है कि हाँ, मैंने इतने सारे लेक्चर कर लिए फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बन पा रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमने टारगेट किया। तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम स्मार्ट वर्क के साथ राइट स्ट्रेटजी फॉलो करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से अपनी शुरुआत है, और ये है अपना एग्जाम पैटर्न 2026 सीपीयू के लिए। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश है। हर एक सेक्शन से आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके 50-50 नंबर, तो मतलब जो टोटल सेक्शन आपके 4 हैं, उसमें आपके टोटल क्वेश्चन बनते हैं 200। 200 नंबर का ही टेस्ट होता है। 30-30 मिनट की सेक्शनल टाइमर है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। आगे इसकी अलग से एक स्लाइड है, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, सब चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएंगी। ये अपनी मार्किंग स्कीम है कि आपको हर एक आंसर के करेक्ट आंसर होने पे 1 नंबर मिलता है, रॉन्ग आंसर के 0.25। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके जितने भी मार्क्स बने उसमें से 1 नंबर कट हो जाएगा। अब अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है अपनी एग्जाम स्टेजेस को लेकर, जिसमें आपको बेसिकली 3 से 4 स्टेज देखने को मिलती है। 3 से 4 स्टेज कैसे? एक होता है आपका प्री, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। देन इसको क्लियर करने के बाद आपको पीटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी दौड़ भाग ये सब फिजिकल एक्टिविटी होती है। इस सब को क्लियर करने के बाद आपका मेंस होता है, जिसमें आपके 200 नंबर की इंग्लिश आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें बात की हैं। पहले मैं आपको प्री के लिए स्ट्रेटेजी बता दूंगा सारी। और उसके अगर फोर्थ स्टेज हम मान के चलें, तो वो अपने मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद आपको आपके हाथ में जॉब मिल जाती है। ठीक है। अब जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, जैसे 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा, इसी महीने। क्योंकि ऑलरेडी सीजीएल का आ चुका है, स्टेनो का आ चुका है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर उन सब का आ चुका है। तो अब नेक्स्ट जो अपना आने वाला है वो सीपीओ का ही आने वाला है। कौन कौन एग्जाम दे सकता है? जिसकी उम्र 20 से 25 साल है, वो इस एग्जाम को बैठ सकता है, मतलब एग्जाम को देने बैठ सकता है। साथ ही में जो ग्रेजुएटेड है या फिर अपने लास्ट ईयर में है। और ये अपनी जो डिग्री की कट ऑफ डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त। मतलब 31 अगस्त तक आपके लिए, आपके सामने आपका रिजल्ट होना चाहिए, जब भी आप इसके लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू समझा दूंगा। जब नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिल जाएगा, उसमें और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अपनी जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो ऐसे रहने वाली है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स में आज हम जो टोटली डिस्कस करेंगे वो ओवरऑल मैथ्स को लेकर डिस्कस करेंगे। इसमें हम रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ये सब नेक्स्ट डे के लिए हम रख देंगे। नेक्स्ट डे के लिए रीजनिंग, नेक्स्ट डे के लिए जीके, और देन लास्ट डे के लिए हम इंग्लिश रख देंगे। फिर चीज़ें और डिस्कस करेंगे और डीप में, जैसे चैप्टर वाइज कर लेंगे, कंटेंट के हिसाब से कर लेंगे, जैसे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा वैसे वैसे। ये अपनी मैथ्स में जो है आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं बेसिकली, अगर हम मैथ्स को तोड़ दें तो एक होता है अर्थमेटिक सेक्शन, एक होता है आपका एडवांस सेक्शन। अर्थमेटिक और एडवांस इसमें बेसिकली हल्के क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इसमें टाइमर जब से इंट्रोड्यूस हुआ है ना, 30 मिनट का सेक्शन टाइमर, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। पहले जो लेवल आता था वो थोड़ा हार्ड आता था, लेकिन इस बार जो लेवल आया था 2025 में, वो काफ़ी आसान था उस हिसाब से। लेकिन टाइम की कमी थी, तो बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाए, उसको पैनिक कर गए उस टाइम में, तो अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाए अटेंड। तो हालांकि उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आगे वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो मतलब 2 सब्जेक्ट आपको मेनली देखने पड़ते हैं मैथ्स में, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड होती है। आगे मैंने इसकी स्लाइड में सारी चीज़ें बताई हैं।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट बता दो जिसमें मैं कम टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकूं, तो वो है अपना रीजनिंग। ये हर एक एग्जाम के लिए सेम ही रहता है कि रीजनिंग में आप सबसे कम टाइम दोगे ना और सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ये 50 नंबर की आती है जीके, मतलब 50 क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग 50 नंबर की आती है, 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें अगर आप टारगेट करना चाहें तो 50 भी ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपको अच्छे से समझ देना पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके नंबर आसानी से बन जाएंगे। और वहीं अगर आप देख लो, अगर आपने एक महीना रीजनिंग को दे दिया, अच्छे खासे नंबर आपके बन जाएंगे। वहीं आप जीके को एक महीना देके देख लो, आपको पता चल जाएगा आपका एवरेज स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। तो यही चीज़ें हैं कि जीके में आपको सबसे ज़्यादा समय लगता है और आपका जो एवरेज स्कोर ही देखने को मिलता है। रीजनिंग में आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में दिक्कत किसको आती है? जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस बार जो है आपका सेक्शनल टाइमर होगा या नहीं होगा, ये आप पूछना चाह रहे होंगे, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बैंक पैटर्न था टाइमर वाला, सेक्शनल टाइमर वाला, वैसे ही इस बार एसएससी ने भी फॉलो किया है। और बल्कि सीपीओ में तो 2025 वाले सीपीओ अपना पहला एग्जाम ऐसा था जिसमें सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हो गया था। तो अब जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, जैसे इस बार का 2026 का कैलेंडर ऑलरेडी आउट था हमारे सामने, 2025 के एंड में ही आउट हो गया था 2026 के लिए। और जो 2026 के कुछ एग्जाम के नोटिफिकेशन है, फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं, तो उसमें नोटिफिकेशन में आप क्लियर हो चुका है। जैसे स्टेनो में क्लियर हो गया कि आपका सेक्शनल टाइमर आ रहा है, सीजीएल में भी क्लियर है कि वो सेक्शनल टाइमर दे रहा है, हिंदी ट्रांसलेटर में भी एसएससी जो कंडक्ट करवाता है उसमें भी सेक्शनल टाइमर आ रहा है। तो इस हिसाब से 2026 में तो आना ही आना है, तय है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बात कर लेते हैं सेक्शनल टाइमर होता क्या है। पहले आपको जो है 2 घंटे ओवरऑल मिलते थे। इसमें कोई बच्चा मैथ्स को टारगेट कर लेता था, पहले किसी भी सेक्शन पे जाके चढ़ जाता था। किसी की इंग्लिश अच्छी थी तो वो इंग्लिश को जाके टारगेट कर लेता था, कोई रीजनिंग को पकड़ लेता था। जैसे किसी ने रीजनिंग कर दिया, अपने 25 मिनट लिए, इंग्लिश में उसने 10-10 मिनट लिए, जीके में उसने 10 मिनट लिए, क्योंकि इनमें तो ऐसे हिसाब होता है, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, छोड़ देते हैं। तो ये 10-10 मिनट का सेक्शन हो गया जीके और इंग्लिश का, तो मतलब हमने 20 मिनट में कंप्लीट कर दिए 2 सब्जेक्ट। बाकी हमारे पास जो बचे वो 60 और 40, 100 मिनट बचे हमारे पास। 100 मिनट में आराम से बंदा रीजनिंग और मैथ्स को उठाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब जो है 30 मिनट का सेक्शन टाइमर है। अगर पहली बार रीजनिंग खुला तो वो रीजनिंग ही खुला रहेगा सेक्शन, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते वो 30 मिनट तक आपका चलता रहेगा। चाहे आपने 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो 15 मिनट तक चाहे दूसरों का मुंह देखो, पर आपको रहना उसी स्लाइड पे है। आप उससे अलग जा ही नहीं सकते, ना जीके सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं आप, ना मैथ्स पे, ना इंग्लिश पे। इन सेक्शन को आप छू भी नहीं सकते जब तक आपके 30 मिनट पूरे ना हो जाए। और ऐसा हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये होता है सेक्शनल टाइमर एसएससी का। तो इस स्लाइड से शुरू होता है अपना मैथ्स का असली गेम। इसमें आपको अर्थमेटिक, आपको एडवांस, ये दोनों सेक्शन देखने को मिलते हैं। एडवांस टोटली जो है वो फॉर्मूला बेस्ड आ रही है। आपको भी पता है कि 50 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट में, तो एसएससी को भी पता है कि भाई 30 मिनट दे रहे हैं हम, 50 क्वेश्चन ऐसे बनाने पड़ेंगे जो आसानी से बच्चा कर ले 30 मिनट में। तो एडवांस जो पोर्शन रखा है उसमें मेजरली सारा फॉर्मूला बेस्ड ही रखा है, तो टेंशन वाली ज़रूरत है नहीं। तैयारी कैसे, कहाँ से शुरू करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे। 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहा है। मैं उन बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि बिगिनर्स हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स में कमज़ोर है। तो जो बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 50 में से 50 ही लाने हैं। अगर वो बच्चा 50 में से जहाँ उसके 8 नंबर आ रहे हैं, अगर वो 45-40 नंबर भी ले आए तो वो भी उसको उसके लिए काफ़ी है। बाद में चाहे वो इंट्रोड्यूस बाद में और चाहे उसको एनहेंस कर ले, चीज़ों को एनहेंस कर ले अपने नंबर, वो बात की बात है। लेकिन जो बच्चा 50 में से अगर 40 ला पा रहा है, 45 ला पा रहा है, तो उसके लिए अच्छी बात और क्या चाहिए। जो नंबर 8 आ रहे हैं उसके 10 आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा आपको 50 में से 50 ही टारगेट करने हैं। जितने भी आपके लिए फीजिबल हो आप उतने कर लीजिए। अब हम असली स्ट्रेटेजी से पहले जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ये यहाँ पे दो लोग हैं मान लो। एक परेशान है क्योंकि वो बार बार लेक्चर देखता है, पीवाई की प्रैक्टिस वो करता नहीं है, क्योंकि उसके लेक्चर, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि भाई लेक्चर मैंने कर लिया फिर भी मुझे पता नहीं चल रही चीज़ें क्या है। तो इसको उसको इसलिए उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो पीवाई की प्रैक्टिस भी नहीं करता। वो मॉक भी नहीं लगाता। मॉक से उसको डर लगता है, क्योंकि एक बार किसी ने कहा उससे कि भाई एक बार मॉक लगा के देख ले मैथ्स का। उसने मैथ्स का मॉक लगा, 50 में से उसके 8 नंबर आए। भाई वो डर गया भाई। उसने सोचा कि मेरे लिए शायद लेक्चर कंप्लीट नहीं है। फिर वो दोबारा से लेक्चरों पे गया। तो ऐसा उसने 2-3 बार किया, और ऐसे ही उसको 2-3 साल लग गए, और उसकी थ्योरी आज तक कंप्लीट ही नहीं हो पाई। एक ये बच्चा होता है। एक होता है ये वाला। ये क्या करेगा, 1 से 2 बार लेक्चर देखेगा, और लेक्चर भी तब देखा जब उसको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी ने बच्चे ने 11-12 में अच्छी खासी मैथ पढ़ रखी है, नॉर्मल बेसिक भी पढ़ रखी है, तो भी उसे पता होता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है।
ठीक है, ये सब चीज़ें उसको पता होती है, हाइट एंड डिस्टेंस में कौन सा फॉर्मूला कैसे लगता है, कौन सा टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉस थीटा बी अपॉन एच, इन सब चीज़ों को पता रहता है उसे। तो अगर इन चीज़ों को बेसिक बेसिक चीज़ों को आपको पता है तो आप अच्छे खासे बिना लेक्चर देखे भी चीज़ें काम चला सकते हैं, बस पी वाई की प्रैक्टिस करके। और जिसने बिल्कुल बेसिक से कुछ चीज़ें देखनी है कि हाँ भाई हम तो शुरू से देखेंगे, तो वो 1 से 2 बार में लेक्चर देखेगा, मॉक पे शिफ्ट हो जाएगा, पी वाई की प्रैक्टिस वो करता रहेगा, पी वाई क्यू के अपने 50 से 100 क्वेश्चन छाट लेगा, वो बार बार उसको लगाता रहेगा। 1 से 2 बार में 6 महीने में वो अपना सिलेबस कंप्लीट करके अच्छी खासी प्रैक्टिस करके अच्छे खासे मार्क्स गेन कर रहा होगा, जहाँ एक बंदे को कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा 2 साल में भी। मॉक विथ स्ट्रॉन्ग एनालिसिस ये आपकी ज़रूरी है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अभी पी वाई की प्रैक्टिस कर रहा होगा वो बंदा तो अच्छा खासा उसके नंबर आ रहे होंगे। ये चीज़ें बस मैं दिखा रहा था एक तरह से समझाने के लिए, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आपका अर्थमेटिक और एडवांस सेक्शन है, तो अगर कोई बच्चा शुरू कर रहा है, बिगनर बच्चा है, तो वो किस चीज़ से शुरू करेगा? तो अर्थमेटिक में वो परसेंटेज, रेशो और नंबर सिस्टम, इन सब चीज़ों को देख सकता है, 2 से 3 चैप्टर। और ये जो 2 चैप्टर है ना, परसेंटेज और रेशो, ये तो भाई ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरह से, जो आपके घर की नींव होती है ना, ऐसी मैथ्स की अगर नींव की बात करूँ तो वो परसेंटेज है और रेशो है। क्योंकि मेजरली जो चैप्टर होते हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन हो गया, रेशो पे डिपेंड है। आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज और रेशो दोनों पे डिपेंड है। ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो परसेंटेज और रेशो से ही सॉल्व हो सकते हैं। ये नहीं कह रहा सिर्फ परसेंटेज और रेशो से, मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के 100 मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो आसानी से आप कर सकते हो वो परसेंटेज और रेशो को कवर अप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके अच्छे से परसेंटेज और रेशो कर लिया तो मेजरली मैथ्स का हर एक पोर्शन आप सॉल्व कर ही लोगे, आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लगेंगी। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ये 3 चैप्टर हैं जो आप कर सकते हो शुरुआत। एडवांस में क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आती है तो आप ज्योमेट्री कर सकते हो, 2D और 3D। इन सब के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं अपने एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। बल्कि हर एक एग्जाम में जिसमें भी एडवांस सेक्शन का पोर्शन आता है, उसमें हर एक सेक्शन में ये ज्योमेट्री और 2D मैंचुरेशन और 3D मैंचुरेशन, इन सब के टॉपिक ज़्यादा देखने को मिले हैं, वो भी प्रिज्म और पिरामिड वाले। साथ ही में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो एडवांस सेक्शन में बेसिक बेसिक चीज़ें आपको कर लेनी है। और आपके जो, अब जैसे मैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो लाया हूँ आज, इसके बाद मैं जैसे ओवरऑल मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें चैप्टर वाइज मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। फिर मैं उनके लिए हर एक चैप्टर के टाइप वाइज कंटेंट आपको बता दूंगा कि ये टाइप के कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम सॉल्व करते रहेंगे धीरे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जिसको कुछ नहीं आता उसको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको थ्योरी करनी पड़ती है, जब भी आपको कॉन्फिडेंस आता है मैथ्स को लेकर। नहीं तो आप ये सोचते रहोगे भाई थ्योरी हमें नहीं आती, हमें ये नहीं पता टेन थीटा क्या होता है, हमें ये नहीं पता कॉस थीटा क्या होता है, हमें ये नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये हमें नहीं पता, ट्रायंगल किसको कहते हैं ये नहीं पता। तो भाई उसके लिए तो फिर थ्योरी जरूरी है। कहाँ से करनी है? आप कोई सा भी पेड कोर्स लेते हो, आप पेड कोर्स लेकर कर सकते हो। अब एक सबसे पहले जो बिगिनर बच्चा होता है वो पेड कोर्स लेता है तो वो यही सोचता है कि भाई जिसमें ज़्यादा लेक्चर होंगे वो सबसे बेस्ट होगा मेरे अच्छे आने वाले फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, वो ये सोचेगा कि भाई जितनी, जैसे किसी ने 100 क्लास दे रखी है और किसी ने परसेंटेज की, मान लो किसी ने परसेंटेज की क्लास दे रखी है 10, वहीं किसी इंसान ने दे रखी है परसेंटेज की 30 क्लास। ये 2.5 घंटे की है और ये 2 घंटे की है, 20 घंटे, और ये हो गए अपने 75 घंटे। ठीक है, ये 20 घंटे में कवर करवा रहा है और ठीक ठाक अपने टॉपिक जितने भी कंटेंट आता है वो करवा रहा है, ये 75 घंटे में करवा रहा है। तो आपको लगता है ये 75 घंटे वाला तो बेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें दे रहा होगा, यहाँ पे मेरी एक भी चीज़ नहीं छूटेगी और मैं इसको कवर कर लूँगा, और ये आप कभी कवर ही नहीं कर पाओगे। तो कोर्स भी सोच समझ के लेना। ये जो भ्रम है ना आपका कि ज़्यादा लेक्चर होंगे, ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा, ज़्यादा फ्यूचर अच्छा रहेगा मेरा कि मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा चीज़ें, उसमें ही रह जाओगे फिर आप। और बच्चों का डाउट होता है कि यूट्यूब से हो सकती है क्या तैयारी? मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकती है, फ्री में हो सकती है और 100% हो सकती है। पर चैप्टर आपको क्या करना है, अभी आने वाली जो वीडियो रहेंगी उसमें मैं मैथ्स के सारे चैप्टर आपको इन्वॉल्व करके बता दूंगा कि भाई ये चैप्टर है और ये उनकी वेटेज है। उन चैप्टर को सर्च करके आप कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे के अपने लेक्चर होते हैं मैराथन वाले, उनसे आप अच्छे खासा सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको फिर पी वाई की प्रैक्टिस और प्लस मॉक पे शिफ्ट हो जाना है। ज़्यादा थ्योरी थ्योरी में करनी नहीं है, मैथ्स की इतनी थ्योरी पढ़ने लायक होती ही नहीं है, बस उसके फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं हमको। करने के बाद तुरंत कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपको, आपका मन कहेगा, आपने 2 बार कर लिया कोर्स, आपने 2 बार कंप्लीट कर लिया, आपका मन कहेगा यार कुछ नहीं आता। लेकिन नहीं, ये आपको मन में, आपको मन का पागल बनाना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा हाँ मैंने एक बार कोर्स कर लिया, मुझे सब कुछ आता है।
जब जाके आपको पीवाईक्यू पे शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी पीवाईक्यू पे शिफ्ट नहीं हो पाओगे, कभी भी मॉक नहीं लगा पाओगे, मॉक नहीं लगा पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। तुम्हें यही लगेगा बार बार कि मुझे कुछ नहीं आता, अब दोबारा जाकर लेक्चर देख लेता हूँ, दोबारा शुरू कर देता हूँ, और ये दोबारा कब 4 बार बन जाएगा, कब 5 बार बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और टाइम वेस्ट आपका सीधा। एट द एंड आप रिपीट ही करेंगे हर बार। हर बार आपको यही सोचेगा, हर नए साल जब भी एग्जाम आएगा आप यही सोचेंगे भाई दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, दोबारा चीज़ें कर लेता हूँ, दोबारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या फिर ऐसे नोट्स बना लेता हूँ। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। लेकिन राइट अप्रोच यही है कि आपको 1 से 2 बार लेक्चर देखना है, जैसा मैंने वो डायग्राम के थ्रू समझाया था वैसी चीज़ें करनी है आपको। अगर आपको मैथ्स को फोड़ना है तो आपको क्या करना है, सर सिंपल। थ्योरी के बाद आपको चैप्टर से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो आपके 100 क्वेश्चन आपको बना लेने हैं, ठीक है। फिक्स कर लो उन टाइप वाइज क्वेश्चंस को, और बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को आपको लगाने हैं बार बार जाके। बार बार थ्योरी या फिर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। उस 2.5 घंटे के लेक्चर को आप कहाँ कब 5 घंटे का बना दे दो, चाहे आप 2x में देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 2.5 घंटे का 5 घंटे में ही देखा जाएगा। चाहे आप 2x पे कर लो, चाहे आप 3x पे कर लो, और आप देख लो, आप 2 से 3 बार तो जरूर देखोगे उसको। तो उस लेक्चर को 2.5 घंटे या फिर 10 घंटे देखने के बजाय आप उस लेक्चर को 1 से 2 बार में कंप्लीट कर लो। उस कंप्लीट करने के बाद जितने भी उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, या फिर मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगा, मैं आपको चीज़ें दूंगा, तो वो 100 क्वेश्चन आपको बना लेने हैं कि हाँ मुझसे ये वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ये 100 क्वेश्चन है और ये आपको एंड तक, एग्जाम के एंड तक बनाने हैं, जिससे आपके कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको हर एक चैप्टर याद रहे कि हाँ ये इस चैप्टर में ऐसे ऐसे टाइप है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो ऐसे आपकी चीज़ें तैयार होंगी, और इसमें कम टाइम लगता है। इससे आपको बार बार लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा और आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है। ये आपका टाइम बचाएगा, और यही आपको चाहिए एट द एंड। तो यही हम अपनी, तो एक लाइन में और डिफाइन कर देता हूँ अपनी मैथ्स की स्ट्रेटेजी को, कि आपको सबसे पहले थ्योरी पे ध्यान देना है। थ्योरी पे उतना ही ध्यान देना है। उसके बाद जो अपना काम है वो रहता है अपना पी वाई की प्रैक्टिस का। और जो आग लगती है ना, आग को अगर घी डाल दिया जाए तो वो और बढ़ जाती है। तो उसमें जो काम, घी वाला काम जो करता है ना, वो मॉक करता है अपना। मॉक और पी वाई की प्रैक्टिस, इनके अलावा आपके सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप चाहे थ्योरी 10 साल तक पढ़ते रहो लगातार, लेकिन जब तक आप पीवाई की प्रैक्टिस, आप मॉक वाला सेक्शन नहीं लगाएंगे, चाहे आप पीवाई की प्रैक्टिस कर लो वही काफ़ी है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट करना है वो मॉक से ही हो पाएगा। पीवाई की प्रैक्टिस और मॉक, ये दोनों बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको मॉक से पता चलता है आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कि इस वाले क्वेश्चन को अभी छोड़ देता हूँ, बाद में आके जब मैं 4 अपने क्वेश्चन कर लूँगा सारे, बाद में टाइम बचेगा तो मैं इस वाले क्वेश्चन को, बड़े वाला क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन जो है उसको कर लूँगा। ये सब मॉक से आपको पता चलता है। पीवाई की प्रैक्टिस में आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो यही मैथ्स की एक रामबाण स्ट्रेटजी है, कि आपको पहले थ्योरी करनी है, फिर पीवाई की प्रैक्टिस और मॉक। और मॉक भी क्या, मॉक का सबसे ज़्यादा बड़ा है एनालिसिस। मॉक में अगर आपने पहला मॉक लगाया आज, कल आपको दूसरा मॉक लगाना है, तो आप ये नहीं कि आज पहला मॉक लगा के सीधा कल को दूसरा मॉक लगाने बैठ जाओ। ये राइट अप्रोच है कि आपको दूसरा मॉक लगाने से पहले आपको पहले वाले मॉक में जाकर देख लेना है कि मेरी क्या गलती थी। ये होता है बेस्ट एनालिसिस। जरूरी नहीं है आप हर एक क्वेश्चन को लिखो अपनी कॉपी में, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, नहीं। बस जो मैंने बता दिया वही है एक राइट स्ट्रेटजी अपनी मैथ्स के लिए। यही हम चीज़ों को एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।